अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं या दो मेन इसके प्रोसेसेस हैं। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको हम उसके तमाम मैकेनिज्म्स के साथ डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, और सेकंड टाइप थी हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे कि व्हाट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और ये किस तरीके से पॉलीमर को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि किस तरह तारीख में स्टेप पॉलीमराइजेशन की बुनियाद किस साइंटिस्ट ने रखी और किस तरीके से इस प्रोसेस को इजाद किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास 1907 में लियू बेकलैंड एक साइंटिस्ट था। उसने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को मोनोमर्स को इस्तेमाल करते हुए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के जरिए एक पॉलीमर बनाया जिसका नाम था बेकलाइट। उसके बाद 1930s में उसके बाद 1930s में एक साइंटिस्ट था वेलेस कैरोथस। इसने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। सबसे पहले तो इसने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को इस्तेमाल करके हुए हमारे पास एक पॉलीमर बनाया जिसका नाम था पॉलीएस्टर। उसके बाद उसने कैरोथर्स इक्वेशन दी। एक्चुअली उसने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप की जिन्हें हम कैरोथर्स इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो इट इज अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस developed by Carothers to determine the mechanism of step growth polymerization। उसके बाद हमारे पास एक फिजिकल केमिस्ट था पॉल फ्लोरी। उसके साथ इस कैरोथर्स ने मिलकर थ्योरीज ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है उनको बयान किया। उसके अंदर इन्होंने थ्योरीज के अंदर उन्होंने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की काइनेटिक्स, उसके बाद स्टोकियोमेट्री और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, इन तमाम फीचर्स को उन्होंने इन थ्योरीज के अंदर बयान किया। तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो सबसे पहले जो है लियू बेकलैंड ने वर्क किया, बेकलाइट तैयार किया। उसके बाद कैरोथर्स ने 1930s में बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्वेंशंस भी की और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए डिफरेंट इक्वेशंस और थ्योरीज बयान की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैरोथर्स जो है इट वाज वेल नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ नायलॉन। नायलॉन एक पॉलीअमाइड एस्टर है जिसकी इन्वेंशन जो है वो भी इसी कैरोथर्स ने की थी। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज स्टेप पॉलीमराइजेशन। तो इट इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच polymer molecule builds up by the chemical reaction between the functional group of monomers। तो ये खास किस्म की पॉलीमराइजेशन है जिसमें पॉलीमर बिल्ड तब होगा या पॉलीमर चेन तब बनती है जब मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान आपस में रिएक्शन होता है। तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को जब डिस्कस करेंगे तो तब आपको ये बेहतर तौर पे समझ आएगी कि किस तरह मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास एक जो है पॉलीमर बनता जाता है। तो इसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला इसका फीचर है कि इट इज अ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स आर एडेड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसमें जो मोनोमर्स हैं वो स्टेप वाइज ऐड होते हैं। मतलब कि सबसे पहले दो मोनोमर मिलेंगे, एक डाइमर बनेगा, डाइमर में एक और मोनोमर ऐड होगा तो ट्राइमर बनेगा, उसके बाद एक और मोनोमर ऐड होगा तो टेट्रामर बनेगा। इस तरीके से स्टेप वाइज एक एक मोनोमर ऐड होगा और हमारे पास एक पॉलीमर जो है वो चेन बनेगी। यानी मेरे पास टू मोनोमर्स फर्स्ट फॉर्म मिलेंगे तो हमारे पास एक डाइमर बनेगा।
डाइमर में एक और मोनोमर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइमर। और इस तरीके से चलते चलते इसमें फिर मोनोमर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है एंड पे क्या बन जाएगा, पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फीचर है कि इसमें मोनोमर्स जो है वो स्टेप वाइज ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मोनोमर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऐड होते हैं। दूसरा इसका जो फीचर है वो जी रेट ऑफ चेन ग्रोथ इज स्लो। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो एक हाई एनर्जी बॉन्ड लो एनर्जी बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और मोनोमर्स चेन के अंदर रैपिडली ऐड होते जाते हैं और चेन की ग्रोथ जो है वो वेरी फास्ट होती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो इसमें क्योंकि स्टेप बाय वाइज जो है या स्टेप बाय स्टेप मोनोमर्स मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और उनके दरमियान फंक्शनल ग्रुप्स का जो आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, और इस वजह से जो इसकी चेन का ग्रोथ का रेट है वो क्या होता है, स्लो होता है। तीसरा जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है उनके अंदर कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट होती है। एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इन मोस्टली स्टेप ग्रोथ रिएक्शंस। एक बात आपने नोट करनी है कि मोस्टली यानी ज्यादातर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट या स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, या और कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल छोटा जो है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, वो एलिमिनेट होते हैं। तो इसमें आपने एक बात नोट करनी है कि मोस्टली स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कोई ना कोई स्मॉल बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, जिसमें वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, या अल्कोहल वगैरह जो मेथनॉल हो गया, स्मॉल अल्कोहल्स हैं, वो हमारे पास एलिमिनेट होते हैं। लेकिन तमाम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में कोई ना ये जो एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट है वो कंपलसरी नहीं है। बस मोस्टली रिएक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं उनमें कोई ना कोई स्मॉल बाय प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट होती है, लेकिन तमाम रिएक्शंस में नहीं होती। उसके बाद हमारे पास फोर्थ और लास्ट इसका फीचर है एलिमेंटल कंपोजिशन। एलिमेंटल कंपोजिशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मोनोमर्स मिलते हैं और पॉलीमर बनता है, और इसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हम कहते हैं पॉलीमर की जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो मोनोमर की एलिमेंटल कंपोजिशन से मिलती जुलती है। यानी पॉलीमर और मोनोमर इन दोनों की एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। लेकिन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जो एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर है वो डिपेंड करती है कि किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है। तो अगर तो किसी रिएक्शन में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट रिमूव होती है, एलिमिनेट होती है, तो बनने वाला जो पॉलीमर है उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन और मोनोमर्स की एलिमेंटल कंपोजिशन कभी भी सेम नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कि जिसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होती, तो उसमें जो बनने वाला पॉलीमर है उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन और मोनोमर्स की एलिमेंटल कंपोजिशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारे पास चार जो इसके मेन फीचर्स थे, पहला कि स्टेप वाइज एडिशन होती है, दूसरा कि इसका जो रेट है वो स्लो होता है, तीसरा ये है कि मोस्टली रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट होती है लेकिन तमाम रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि एलिमिनेट हो, चौथा एलिमेंटल कंपोजिशन थी। आगे इसके बाद फिफ्थ और लास्ट जो हमारे पास इसका फीचर है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट जो है हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की टाइप्स डेवलप होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पांचवा और लास्ट फीचर ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द मोनोमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो
तो मैंने आपको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन में ये बताया था कि ये वो पॉलीमराइजेशन है कि जिसमें मोनोमर्स के दरमियान रिएक्शंस होता है, मोनोमर्स के फंक्शनल तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पांचवा और लास्ट फीचर है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द मोनोमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके दरमियान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। अब मोनोमर्स के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके रिएक्शंस बहुत फेमस हैं या बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो उन फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिएक्शंस हैं जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में आते हैं, वो है पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन, पॉली एडिशन रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, अमाइडेशन रिएक्शंस और लास्ट वन है हमारे पास एस्टर इंटरचेंज रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का जो मेजर पोर्शन है वो इसी पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन पर मुनहसिर है और इसी पर मुश्तमिल है, और बहुत सारे पॉलीमर्स की डिफरेंट टाइप्स हम जो है इसी पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन से डेवलप की हैं, फॉर्म की हैं। तो हम इस लेक्चर में मजीद आगे इस पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ पॉलीकंडेंसेशन केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन की। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच मोनोमर्स कंटेनिंग टू और मोर फंक्शनल ग्रुप कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। कि ऐसा केमिकल रिएक्शन कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं और एक पॉलीमर बनता जाता है। तो अब इस डेफिनेशन में जो समझने वाली बात है वो है टू और मोर फंक्शनल ग्रुप के पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन के लिए जो मोनोमर इस्तेमाल होगा उसके पास कम से कम दो या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। तो मैं इससे एक स्टेटमेंट बना सकता हूं कि बाई फंक्शनैलिटी इज नेसेसरी टू अंडरगो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। कि पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन करने के लिए बाई फंक्शनैलिटी का होना जरूरी है। अब फंक्शनैलिटी क्या होती है या बाई फंक्शनैलिटी क्या होती है, तो इसी सीरीज का, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, वो पूरा फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ, फंक्शनैलिटी से मुराद किसी भी मोनोमर में मौजूद रिएक्टिव साइट्स है। अब अगर किसी भी मोनोमर में फंक्शनैलिटी की वजह अनसैचुरेशन है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो मोनोमर हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा। और अगर किसी भी मोनोमर के अंदर फंक्शनैलिटी की बुनियाद फंक्शनल ग्रुप की वजह से है, तो वो वाले मोनोमर्स हमेशा पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था। तो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन के लिए पहली शर्त ये है कि जो मोनोमर हमने इस्तेमाल करने हैं उनके अंदर कम से कम बाई फंक्शनैलिटी हो, यानी कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट जरूर हो। इसी बात को हम एक जो है एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको इस कंसेप्ट की भी समझ आ सके कि क्यों बाई फंक्शनैलिटी जरूरी है पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझ आ जाएगा। तो हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है एस्टेरिफिकेशन। आपने एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन पढ़ा है कि जब हम एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास फ्रूटी स्मेल रखने वाले एस्टर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इस एग्जांपल में भी हम एस्टेरिफिकेशन को ही साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इसको हम डिफरेंट केसेस में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला है केस 1, इसमें मैं एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाऊंगा। तो मेरे पास जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है लाइक CH3OH मेथनॉल, उसके साथ मेरे पास एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक सपोज एसिटिक एसिड। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप है,
और इसके पास भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी मोनोफंक्शनल मोनोमर है और ये भी मोनोफंक्शनल मोनोमर है। तो जब इनका मैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाता हूँ, यहाँ से OH और ये H रिलीज होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमारे पास ये एक एस्टर फॉर्म हो चुका है। तो अगर आप गौर करें कि ये जो पहला मोनोमर था हमारे पास अल्कोहल, इसका जो एक फंक्शनल ग्रुप था वो भी इसको बनाने में कंज्यूम हो गया और इसका भी जो फंक्शनल ग्रुप था वो भी इसको बनाने में कंज्यूम हो गया। अब जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी है उसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो इसके पास कोई भी अब एक्टिव या रिएक्टिव साइट मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसके एस्टर के साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे एसिटिक एसिड या मेथनॉल के मॉलिक्यूल डाल दूं तो वो फर्दर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और हमारे पास पॉलीमर चेन की ग्रोथ नहीं होगी। तो पता क्या चला कि स्टेप पॉलीमराइजेशन के लिए बाइफंक्शनैलिटी का होना जरूरी है। मोनोफंक्शनल मोनोमर्स जो है वो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकते। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो हमारे पास साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी जो है वो रिलीज होगा। तो जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब दो मोनोमर्स का मैंने रिएक्शन करवाया तो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स का जब मैंने केमिकल रिएक्शन करवाया तो मेरे पास वन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बना है। तो ये भी हम इसके साथ साथ चलाएंगे इस केस नंबर 2 में भी और केस नंबर 3 में भी। उसके बाद हम ये नतीजा निकालेंगे कि किस तरह जनरल रिएक्शन लिखने में वाटर मॉलिक्यूल्स की हमें जो नंबर है वो काउंट करने में आसानी होती है। तो ये हमारे पास केस 1 था, जब मैंने मोनोहाइड्रोइक अल्कोहल का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो बनने वाला एस्टर जो है वो फर्दर किसी भी मोनोमर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास केस 2 है और इसमें हम क्या करेंगे, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बजाय डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे। यानी मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, CH2 OH एंड OH। मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बजाय क्या ले लिया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारे पास OH C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब मैं इसका आपस में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा कि यहाँ से OH और H रिलीज होगा और हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। रिजल्टेंटली हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा HO CH2 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3। अब हमारे पास जो है ये कंपाउंड बना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ है, अभी इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है, यानी अभी भी इसके अंदर एक एक्टिव साइट जो है वो मौजूद है। तो फर्दर इसके साथ जो है हमारे पास एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो निकलेगा और हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो चुका है इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक्टिव मौजूद नहीं है। यानी अगर अब आप इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मजीद ऐड करेंगे तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो इससे भी बात एक जाहिर होती है कि अब फर्दर मोनोमर ऐड करते जाएं, कोई भी पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी, पॉलीमर ग्रो नहीं करेगा। तो पॉलीकंडेंसेशन के लिए दोनों मोनोमर्स के पास जो है वो बाइफंक्शनैलिटी का होना जरूरी है। तो इसके पास तो बाइफंक्शनैलिटी थी क्योंकि इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन इसके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मोनोफंक्शनल था जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीमर चेन जो है वो ग्रो नहीं की। तो पहले केस में हमने क्या किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, चेन ग्रो नहीं की। दूसरे केस में हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो तब भी चेन ग्रो नहीं की। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसीजर में देखा जाए तो एक इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा एसिटिक एसिड और उसके साथ हमारे पास एक और एसिटिक एसिड, यानी टोटल 3 रिएक्टेंट्स हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं ये प्रोडक्ट बनाने में। और साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने निकले हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है हमारे पास और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है। तो यानी इसमें 3 रिएक्टेंट इस्तेमाल हुए
और हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हुए। तो केस 2 जो है इसमें भी हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन यानी चेन की जो ग्रोथ है वो नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन डायहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करवाएंगे। तो मैं ले लेता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल OH CH2 CH2 एंड OH। इसका रिएक्शन मैं करवाता हूं एडिपिक एसिड के साथ विच इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये हमारे पास एडिपिक एसिड है विच इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी तरह इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके भी दोनों एंड पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, वो है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो जब मैं इनका आपस में रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ से OH और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक निकलेगा -H2O। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा HO CH2 CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 4 एंड C डबल बॉन्ड O OH। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नया एक किस्म का डाइमर बना है, डाइमर के अंदर एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और एक एंड पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी इसके दोनों एंड पे एक्टिव साइट्स मौजूद हैं। तो इसके इस साइड पे जो है एक और इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल जो है आके रिएक्ट करेगा CH2 CH2 OH, और इसके इस एंड पे क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पर एक एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेगा। तो C डबल O OH CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ से क्या होगा, सेम उसी तरीके से यहाँ से OH और यहाँ से H और यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 रिलीज होंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी C डबल बॉन्ड O OH CH2 4 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन गया। उसके बाद CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH और वाटर मॉलिक्यूल निकला जिसकी वजह से इस कार्बन का बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होगा और हमारे पास CH2 CH2 एंड OH। तो अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट बना है हमारे पास पॉलीमर। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी इस एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इसके इस एंड पे जो है वो हाइड्रोक्सिल जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी भी इसके ऊपर 2 एक्टिव साइट्स मौजूद हैं और नेक्स्ट इसके साथ यहाँ पर एक एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल और यहाँ पर जो है इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है और हमारे पास पॉलीमर चेन जो है इस तरीके से ग्रो करती जाएगी। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया था बाइफंक्शनैलिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब ये जो दोनों मोनोमर्स थे इसके पास भी 2 फंक्शनल ग्रुप थे, इट वाज अ बाइफंक्शनल मोनोमर, और इसके पास भी 2 फंक्शनल ग्रुप थे, इट इज आल्सो अ बाइफंक्शनल मोनोमर। तो जब 2 बाइफंक्शनल मोनोमर आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और इसमें मजीद मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे और हमारी चेन जो है वो ग्रो करती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल्स काउंट करूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिमूव हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिमूव हुआ और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिमूव हुआ। तो इस कंपाउंड के यानी इस पॉलीमर के बनने तक एक्चुअली हमारे पास रिएक्टेंट कितने इस्तेमाल हुए, एक इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल, एक एडिपिक एसिड और दूसरा एडिपिक एसिड, यानी 4 जो है टोटल हमारे पास रिएक्टेंट इस्तेमाल हुए जिसके नतीजे में हमारे पास जो है 1 2 एंड 3 वाटर जो है मॉलिक्यूल्स वो एलिमिनेट हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलीकंडेंसेशन का हम जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे पास n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है CH2 OH, सेम इस तरीके से मेरे पास n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड है CH2 4 C डबल बॉन्ड OH। तो जब n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड एंड n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से वजूद में आएगा HO CH2 यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल निकला, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड H। तो
तो ये हमारे पास जो है n नंबर ऑफ, इसमें n नंबर ऑफ जो है मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे और हमारे पास एक जो है लार्ज पॉलीमर बनेगा। सिमिलरली वाटर का अगर हम देखें तो n-2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास रिमूव होंगे। अब 2n-1 का मतलब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ मोनोमर्स को जाहिर करता है। यानी अब अगर देखा जाए, लेट्स सपोज अभी हमने जो केस 3 स्टडी किया उसमें हमने 2 इथाइलिन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए और 2 जो है एडिपिक एसिड के। यानी अगर एक मोनोमर के जो टोटल नंबर इस्तेमाल हुए थे वो कितने थे? 2। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से -1, 4 -1, तो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। और मैंने आपको केस 3 में बताया था कि किस तरीके से हमारे पास 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके टोटल हमारे पास कितने जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, वो 3। तो ये था पॉलीकंडेंसेशन का एक्चुअली रिएक्शन कि किस तरीके से बाईफंक्शनैलिटी मोनोमर्स का होना जरूरी है और बाईफंक्शनैलिटी की बुनियाद पर किस तरीके से हम 2 मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स को ऐड करते हैं और वो जो है फर्दर मोनोमर्स को ऐड करते करते स्टेप वाइज हमारे पास एक चेन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे हम पॉलीकंडेंसेशन की जो है 2 डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। पहली टाइप है जी वो है AA BB टाइप पॉलीकंडेंसेशन। अब इसमें क्या होता है, ये अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल स्टडी की वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करती है। इसका मतलब ये है कि बाईफंक्शनल मोनोमर्स undergo this condensation। कि इसमें क्या होगा कि 2 अलग-अलग मोनोमर्स होंगे और उन दोनों मोनोमर्स के पास कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप जो है वो लाजमी होंगे। इसकी एग्जांपल्स के तौर पे जैसे अभी हमने किया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाई अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाई अमाइन। यानी इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सेम मेरे पास उसी तरीके से एडिपिक एसिड है HO C CH2 4 C_O ठीक हो गई। प्लस हमारे पास एक डाइअमाइन है लाइक हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन CH2 6 एंड NH2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूं तो यहां से H और यहां से OH हमारे पास रिमूव होगा तो हमारे पास जो कंडेंस प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी HOC_O CH2 4 C_O। ये OH और यहाँ से H निकल के हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस वाटर मॉलिक्यूल, और ये कार्बन का बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास CH2 6 NH2, ठीक। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसका एक स्पेशल नेम है जिसका नाम है नाइलॉन 6,6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, क्योंकि ये जो अब लिंकेज बनी है इसे हम कहते हैं अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज कहने की वजह से क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज फॉर्म होती है तो ये जो नाइलॉन है ये पॉलीअमाइड क्लास ऑफ पॉलीमर से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो अमाइड लिंकेज हैं वो बनती जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डाइमर बना है इसके यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके दोनों एंड पे अभी भी रिएक्टिव साइट्स मौजूद हैं और फर्दर मोनोमर मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे एडिपिक एसिड अटैच होगा और इसके साथ यहाँ पे आगे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन अटैच होगी। तो इस तरीके से ये जो नाइलॉन 6,6 का पॉलीमर है ये बनता जाएगा। 6,6 इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो हमने एडिपिक एसिड इस्तेमाल किया है इसमें 4, 5 और 6, इसमें भी 6 कार्बन है और ये जो हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है इसमें भी 6 कार्बन है। इस वजह से हम इसे नाइलॉन 6,6 कहते हैं। और क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज बनती है इसलिए ये पॉलीअमाइड के जो क्लास ऑफ पॉलीमर्स है उससे बिलोंग करता है। ये टेक्सटाइल में जो है बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है, रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसके इस्तेमालात बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जो AABB टाइप यानी 2 ऐसे अलग अलग मोनोमर जिनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हों उसमें हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है जी
डाई अल्कोहल प्लस डाई हैलाइड्स। तो ऐसे मोनोमर्स जिसके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और ऐसे मोनोमर्स जिनके पास दो हैलाइड्स ग्रुप हो, क्लोरीन हो सकते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो वो भी आपस में दो मोनोमर्स कंडेंस होके पॉलीकंडेंसेशन की जो टाइप बनाते हैं वो होती है AABB टाइप। यहाँ पर AA और BB टाइप ये शो कर रहा है कि जो पहला मोनोमर है इसके पास दो फंक्शन ग्रुप दोनों कौन से हैं, सेम है। यानी जैसे अगर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो AA मोनोमर है, यानी उसमें एक एंड पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे एंड पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और साथ डाई अल्कोहल है, यानी BB का मतलब ये है कि इस मोनोमर के दोनों एंड पे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या है, सेम। तो जो डिफरेंट दो मोनोमर जिनके पास सेम दो दो फंक्शनल ग्रुप हो वो AABB टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं उस AA और BB टाइप का जनरल रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से है, N AA प्लस N नंबर ऑफ BB, यानी ऐसा मोनोमर जिसके दोनों एंड पे फंक्शन ग्रुप सेम है उसके मैं N नंबर ले लूं, और एक दूसरा मोनोमर जिसके पास इससे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है लेकिन दोनों वो क्या है, सेम है। तो अगर N नंबर का उसके साथ मैं रिएक्शन करवाऊं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगी, Na into AB एंड B प्लस हमारे पास क्या रिलीज होगी, बाय प्रोडक्ट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो इसकी है दूसरी AB टाइप पॉलीकंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, सिंगल मोनोमर, सिंगल बाई फंक्शनल मोनोमर अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। यानी इसमें ये होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही मोनोमर मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ दोनों एंड्स पे जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पर सिंपल सी एग्जांपल है मेरे पास अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, कार्बन, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ यहाँ पे अमाइनो एसिड, यहाँ पे H और यहाँ पे R। क्लियर होगी बात? अब इसके अगर आप देखें अमाइनो एसिड की तो डियर स्टूडेंट्स एक एंड पे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरे एंड पे अमाइनो ग्रुप है। तो ये एक ही मोनोमर है जिसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और एक एंड पे B फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जब दूसरे मोनोमर के साथ अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी NH2 को मैं ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन R ग्रुप एंड COOH। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास OH ग्रुप एंड यहां से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, NH2 CH R C डबल बॉन्ड O, यहां से OH और H निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन जो कार्बन का बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट बन जाएगा, H, उसके बाद CH COOH एंड R। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास अब नया डाइमर बना है इसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे एंड पे अमाइनो ग्रुप है, यानी अभी भी इसमें बाइफंक्शनैलिटी मौजूद है और ये डिफरेंट जो है अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता जाएगा और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा और हमारे पास एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर जो है वो वजूद में आएगा जिन्हें हम प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो दूसरी टाइप है जी AB टाइप। इसमें क्या होता है कि एक ही मोनोमर होता है जिसके दोनों एंड्स पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं और वो मोनोमर सेल्फ कंडेंसेशन करता है, यानी आपस में ही जो है कंडेंस करता जाएगा, पहले डाइमर फिर ट्राइमर टेट्रामर और इस तरह मिलते मिलते जो है वो एक पॉलीमर बना देगा। और इसके अलावा जो है AB टाइप की जो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है वो हाइड्रोक्सी एसिड्स, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके जो है कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुई हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो उनके अंदर भी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो वो मोनोमर्स भी सेल्फ कंडेंसेशन करके जो है हमारे पास AB टाइप की कंडेंसेशन कर सकते हैं। तो ये था स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का इंट्रोडक्शन। उसमें क्या क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थी जी पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। तो उसमें हमने पढ़ा कि पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें जो है बाइफंक्शनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद हमने इसकी दो टाइप
टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया, AA BB टाइप कंडेंसेशन और सेकंड वन है जी हमारे पास AB टाइप कंडेंसेशन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो है अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।